हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं रवि स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल एक्वायर जोन पर। आज मैं फोर्थ सेमेस्टर का जो कि बीए, बीएससी, बीकॉम का शारीरिक शिक्षा एवं योग को करिकुलर का सब्जेक्ट लेके आया हूं। यह आज पहला पार्ट है। इसके बाद आपके 2 पार्ट और होने वाले जिसमें पूरा सिलेबस क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इसमें समाहित हैं, पूरा हमने इंक्लूड कर रखा है, जिससे आप लोग एग्जाम में आपका बहुत हेल्प करेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्विक रिवीजन होगा इसमें, फास्ट आंसर बताएंगे जल्दी जल्दी हम। आप लोग इसको देख लीजिएगा, एग्जाम के पहले बहुत हेल्प करेगा। विद्यालय के स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम में इनमें से कौन सा संबंधित नहीं है? कौन सा संबंधित नहीं है? तो स्वास्थ्य शिक्षा संबंधित है हमारे विद्यालय से, स्वास्थ्य विज्ञान भी संबंधित है, स्वास्थ्य रिकॉर्ड का रख रखाव ये भी संबंधित है। ठीक है कि हमारे मतलब स्वास्थ्य का रख रखाव देखते हैं, मतलब क्या है क्या नहीं है, कैसे बालक है, जैसे हमारा अटेंडेंस होता है या फिर जो भी चीज़ें होती हैं, तो उसमें ये सारा चीज़ पता चल जाता है कि स्वास्थ्य कैसा है बच्चे का, या फिर स्वास्थ्य का रख रखाव भी करते हैं। तो बीमारियों का इलाज क्या है, नहीं होता है, तो इसलिए जो है नहीं पूछा है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बीमारियों का इलाज। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, जर्मनी में टर्नवेन, क्या पूछा है, टर्नवेन आंदोलन किसने आरंभ किया? किसने आरंभ किया? तो हमारा लुडविग जान, जोहान बेसेडो, फ्रेडरिक गुड्समुथ और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा क्या हो जाएगा, लुडविग जान करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि ना, टर्नवेन आंदोलन इन्होंने ही जो है आरंभ किया था। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शेल्डन द्वारा किया गया काया प्रारूप वर्गीकरण क्या है? क्या है तो क्या है, एंडोमार्फ है, मेसोमार्फ है, एक्टोमार्फ है। तो क्या है करेक्ट ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, किस देश ने शारीरिक शिक्षा को स्वर्ग युग के रूप में महसूस किया? स्वर्ग युग के रूप में महसूस किया, कौन किया था? प्राचीन ग्रीस ने स्वर्ग युग के रूप में महसूस किया था। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा संगठन प्रत्येक देश में ओलंपिक आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करता है? तो कौन सा करता है, नेतृत्व प्रदान करता है? IOC करेक्ट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, ओलंपिक प्रतीक की संरचना, ओलंपिक जो प्रतीक होता है संरचना किसने तैयार की? तो पियरे कुबर्टिन ने तैयार की, पियरे डे कुबर्टिन ने तैयार की। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, ओलंपिक मशाल की बात कर रहा है। ओलंपिक मशाल की अवधारणा किसकी थी? तो किसकी थी? पियरे कुबर्टिन, थियोडोर लेवाल्ड, तो इन्हीं का था। क्या था? इन्हीं का था। इनका ये महासचिव थे उस टाइम, कार्ल डायम, ये भी पूछ सकता है। और किसका मशाल की अवधारणा किसने दी थी? यह दी थी थियोडोर लेवाल्ड ने। करेक्ट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट है, किस ओलंपिक की पहली बार दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण हुआ? किस ओलंपिक का प्रसारण हुआ? तो बर्लिन 1936 का सीधा प्रसारण हुआ दूरदर्शन पर। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्या, करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन हमारा ए। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अस्थि संयोजक ऊतकों की रूपांतरण से बनती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या जा सकता है? निवेशी ऊतक। करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी, निवेशी ऊतक। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अस्थि कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? जो अस्थि कोशिकाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? तो ऑस्टियोब्लास्ट्स, ऑस्टियोसाइट्स या ऑस्टियोक्लास्ट्स, तो क्या कहलाती हैं? डी, उपरोक्त सभी कहलाती हैं। ठीक, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, घुटने के पीछे मांसपेशी, घुटने के जो पीछे मांसपेशी होता है उसको हम क्या कहते हैं? घुटने क्या कहलाती है? तो घुटने का फैलाव हैमस्ट्रिंग, कोहनी फैलाव, कोहनी का मोड़ना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हैमस्ट्रिंग। चलिए अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, ऊर्ध्वाधर अक्ष कहाँ से कहाँ गुजरता है? तो कहाँ से कहाँ गुजरता है? जमीन के अभिलंब, जमीन के अनुप्रस्थ, ए और बी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? जमीन के अभिलंब। ये क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट है,
ज्ञान की किस शाखा में गुरुत्व का नियम गति के नियम का उदाहरण कौन सा है? तो रसायन शास्त्र, भौतिकी, जीव विज्ञान और इन सभी। किसकी बात कर रहा है? गुरुत्व के नियम, गति। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? भौतिकी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है ERC सिद्धांत किसने दिया? ERC सिद्धांत किसने दिया? मास्लोव, एल्डोर्फर, यूक या मैक्लेलन ने? तो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, एल्डोर्फर ने। एल्डोर्फर का सिद्धांत आवश्यकताओं को 3 श्रेणियों में बांटता है। कितने श्रेणियों में? 3 श्रेणियों में। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सी है? वृद्धि संबंधी आवश्यकताएं, संबंधता की आवश्यकताएं, अस्तित्व की आवश्यकताएं, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अस्तित्व की आवश्यकताएं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा अंतर्भूत अपीड़ा है? आंतरिक अपीड़ा, जो अंतर्भूत अपीड़ा है तो कौन सा है? वेतन है, वेतन से अपीड़ा मिलती है, प्रोत्साहन से, फीडबैक से, खेल की अभिलाषा से। मतलब खेल की अभिलाषा से। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। जब खेल की अभिलाषा रहेगी तो उससे हमारा क्या होगा? आंतरिक अपीड़ा मिलेगा। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अभिप्रेरणा का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? मास्लोव ने, यूग ने, एल्डोर्फर ने, हर्ज़बर्ग ने? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हर्ज़बर्ग ने ही अभिप्रेरणा का द्विकारक सिद्धांत दिया। किसने दिया? हर्ज़बर्ग ने। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिप्रेरणा का पुनर्बलन, रेनफोर्समेंट की बात कर रहा है। सिद्धांत किसने दिया? तो किसने दिया? यूग ने, हर्ज़बर्ग ने, स्किनर ने, मास्लोव ने? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? स्किनर ने दिया अभिप्रेरणा का पुनर्बलन। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने का कौन सा नियम बतलाता है कि बहुधा दोहराई जाने वाली बातें सबसे अधिक याद रहती हैं? जो मतलब दोहराई जाने वाली बातें बहुत याद रहती हैं, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपको बातें याद रहेंगी। तो क्या होगा? तो तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, अभिनवता का नियम। तो क्या हो जाएगा? अभ्यास का नियम। जितना ही आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही चीज़ें लंबे समय तक चलेंगी। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है निम्नलिखित में कौन सा कारक है जो शिक्षक को शिक्षण कार्य में रुचि प्रदान करता है? एक शिक्षक को शिक्षण में रुचि प्रदान करता है। तो क्या करता है? शिक्षक का व्यक्तित्व, यह नहीं होगा, विद्यार्थियों की सहकारिता या शिक्षण सामग्री का प्रयोग या अनुशासन का अनुकूलन। तो क्या होगा? सबसे अच्छा ऑप्शन हमें यह दिख रहा है, विद्यार्थियों की सहकारिता या सहभागिता। जब बालक खुद स्वयं एक दूसरे से बात करके डिस्कस करके सीखता है और तो उसमें क्या होता है? शिक्षक को भी जो है वह रुचि प्रदान होती है कि खुद से सीख रहा है, तो वह और भी बेहतर पढ़ाने का प्रयास करता है और बच्चे भी सीखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे अच्छा यही होगा, विद्यार्थियों की सहकारिता या सहभागिता। चलिए अगले पे चलते हैं। अगला है निम्नलिखित में कौन सी समस्या जो शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों को ठीक स्थिति में बैठाकर शिक्षण प्रदान करने में बाधक है? कौन कौन सी है? तो पहले विशिष्ट वाहन है, अनियमितता है। यही क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएंगे, ऑप्शन ए और बी करेक्ट हो जाएंगे। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, नक्शा बताने से पहले शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए। शिक्षक को क्या करनी चाहिए? व्याख्या करनी चाहिए। कोई नक्शा है उसको बताने से पहले व्याख्या करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? तो दिशा निर्देश के बारे में पढ़ना चाहिए। दिशा निर्देश के बारे में पढ़ाना चाहिए। जो दिशा निर्देश होते हैं उससे संबंधित उसको पढ़ना चाहिए। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा तरीका प्रश्न पूछने में अच्छी तरह का है? जब हम प्रश्न पूछते हैं क्लास में तो सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? शिक्षक को प्रश्नों को दोबारा बोलना चाहिए, मतलब एक बार दोबारा रिपीट करना चाहिए। एक बार बोलने के बाद फिर से दोबारा रिपीट करना चाहिए, बोलना चाहिए। विद्यार्थी को प्रश्न सुन सके, जिससे विद्यार्थी क्या कर सके? प्रश्न सुन सके। प्रश्न पूछने के बाद विद्यार्थियों को सोचने का मौका देना चाहिए। अब प्रश्न पूछ लिया, अब उसके बाद उनको सोचने का मौका भी देना चाहिए। ठीक है, पुनः संबंधित प्रश्नों को पूछना चाहिए। उसके बाद जो भी उससे संबंधित प्रश्न हैं उनको दोबारा भी पूछना चाहिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सारे के सारे सही नजर आ रहे हैं, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को मातृभाषा में पढ़ाना बेहतर क्यों है? प्राथमिक कक्षा में जब बच्चा आता है अपने नेटिव लैंग्वेज में, मतलब मातृभाषा में, तो वह उसी लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करना चाहिए जिससे वह बेहतर समझ सके। वह क्या करता है, कोरिलेट कर सकता है चीज़ों को, जो भी चीज़ें हैं उनको कोरिलेट कर सकता है। जैसे नेटिव लैंग्वेज जो भी होगा, जो भी आपकी मातृभाषा है, माता ने सिखाया है या माता से बच्चे ने एक्वायर किया है, वह सीखने के बाद जब स्कूल आएगा, वो स्कूल आने के बाद क्या करेगा, उसी भाषा में उसको पढ़ाया जाएगा तो जल्दी सीखेगा। उसके बाद उसको हम कन्वर्ट करते हैं दूसरे लैंग्वेज में। तो बच्चों को क्या करना चाहिए, विद्यार्थी प्राकृतिक वातावरण अध्ययन करते हैं, नौकरी प्राप्त करने की संभावना बढ़ जाती है, पूरी तरह से गलत है। बच्चों को मानसिक विकास अच्छा होता है, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन सही, जो सबसे सही लग रहा है वो है यही, विद्यार्थी प्राकृतिक वातावरण में अध्ययन करते हैं, मतलब जो उनका नेचुरल लैंग्वेज होता है उसी में अध्ययन करते हैं, इसलिए वे बेहतर कर सकते हैं, इसलिए उनको मातृभाषा में ही सिखाना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला है, सामान्यतः महिलाओं के फेफड़ों का भार कितना होता है? तो कितना होता है? ऑप्शन सी हो जाएगा 950 ग्राम, क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? तो ये क्या हो जाएगा, 20, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, एक बार सांस लेने की प्रक्रिया कितने सेकंड में पूरी होती है? एक बार सांस लेने की प्रक्रिया कितनी बार में पूरी होती है? ये होती है 8 सेकंड में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, रुधिर प्रतिदिन मानव कोशिकाओं को कितनी ऑक्सीजन देता है? जो रुधिर है वह प्रतिदिन मानव कोशिकाओं को, जो कोशिकाएं होती हैं मानव के अंदर, उसको कितनी ऑक्सीजन देता है? तो कितना देता है, 400 से 450। इसमें आपको 550 भी मिल जाएगा, 550 का ऑप्शन है नहीं, इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वाला हो जाएगा, 400 से 450 लीटर। आइए अगला क्वेश्चन है। अगला है, मनुष्य के हृदय एवं फेफड़ों, हृदय की बात कर रहा है, फेफड़ों की आवाज सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का, कौन सी यंत्र का, किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? ठीक है, सब जानते हैं आप, स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य के हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? कितना समय लगता है? तो क्या हो जाएगा, 0.8 सेकंड लगता है एक बार धड़कने में। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। आइए, प्रजनन संबंधी सूचनाएं इकट्ठी कहाँ होती हैं? आरएनए में, गलत है, डीएनए में, गलत है, तंत्रिका तंत्र में, गलत है, यानी कि इनमें से कोई नहीं, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट में देखते हैं, ACC शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा है? अब खेल की बातें करेगा, जितना भी क्वेश्चन आएगा अब मैक्सिमम खेल की बातें करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे होंगे। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, जिसको आप लोग जरूर देखिएगा, 1 से 2 बार देखेंगे तो पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा। तो क्या पूछ रहा है, ACC शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा है? तो लॉन टेनिस से जुड़ा है। किसे? लॉन टेनिस से, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पिवट शब्द संबंधित है, पिवट शब्द किससे संबंधित है? पिवट शब्द बास्केटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? बास्केटबॉल से संबंधित है। ठीक है, आइए अगला है, रग्बी, रग्बी की बात कर रहा है। रग्बी में कितने खिलाड़ी होते हैं? रग्बी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो रग्बी में कितने होते हैं? 15 खिलाड़ी होते हैं। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? 15। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्पेन का राष्ट्रीय खेल है, स्पेन का राष्ट्रीय खेल है, तो क्या है? बुल फाइटिंग। देखते होंगे आप लोग, बुल फाइटिंग क्या है? स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? बुल फाइटिंग। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वाटर पोलो, वाटर पोलो में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कितने खिलाड़ी होते हैं? वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो में प्रत्येक पक्ष में, मतलब दोनों पक्ष की बात करें, जो भी पक्ष होते हैं प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं। चलिए आइए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जैसे गली, गली किस में बोलते हैं? गली क्रिकेट में बोलते हैं। पास किस में बोलते हैं? फुटबॉल में बोलते हैं। इनफ्रिजमेंट किस में बोलते हैं? हॉकी में बोलते हैं।
ए क्या है, लव स्क्वैश, तो यही क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। इसमें पूछा निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित तुक युग्म नहीं है, नहीं की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, नहीं की बात कर रहा है, नहीं है, तो सुमेलित नहीं है, यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी तीनों क्या है, सुमेलित है, इनका इस्तेमाल इसी में किया जाता है, क्रिकेट में, फुटबॉल में, हॉकी में इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। इसके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से यह सही होगा कि नहीं है, सुमेलित क्या है, यह नहीं है, सुमेलित यह नहीं है, नहीं की बात किया है। अगली बात, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं, शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है ऑप्शन, यहाँ पे दिया है स्वास्थ्य तथा खेल का, तो हम स्वास्थ्य तथा खेल का भी अध्ययन करते हैं। खिलाड़ी तथा खेल भावना, हम खिलाड़ी के साथ खेल भावना भी रखते हैं, ठीक। दोस्ती यारी ये जो होती है खेल भावना, खेल के प्रति भावना एक जागृत करना। टूर्नामेंट, पोषण, चोट, टूर्नामेंट है, यहाँ पे टूर्नामेंट है, टूर्नामेंट, पोषण, चोट भी लगता है, उससे भी सीखते हैं, मतलब किस तरह से खेले ना लगे। पोषण भी हमें, न्यूट्रिशन जो भी चाहिए उसके लिए, खेल के लिए, वो भी हमें चाहिए। शारीरिक तथा इसके अंग, शरीर तथा इसके अंग, ये भी हमको जानकारी चाहिए कि शरीर मतलब कैसा रहना चाहिए, क्या होना चाहिए, ठीक, ये हो जाएगा। तो उपरोक्त क्या हो जाएंगे, उपरोक्त सभी हो जाएंगे, उपरोक्त सभी हमारे करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ई हो जाएगा। इन सभी से रिलेटेड हमको जानकारी चाहिए या फिर अध्ययन चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे, अगला है शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है, जो शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या होता है। तो शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य हमेशा विकास होता है, चारों तरफ से विकास हो, वही हमारा क्या होता है, लक्ष्य होता है। व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, ये क्या लग रहा है हमारा, करेक्ट ऑप्शन लग रहा है, सर्वांगीण की बात कर रहा है, सर्वांगीण विकास, तो चारों तरफ से विकास होता है, हम उससे सीखते भी हैं, हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। केवल की बात करेगा जहाँ पे, वो गलत क्वेश्चन हो जाएगा। केवल नहीं हो सकता, किसी भी चीज़ के लिए केवल नहीं सही होता। केवल मानसिक, ये गलत है। केवल शारीरिक का विकास नहीं होता, हमारे मानसिक का भी विकास होता है। उपरोक्त सभी, तो यह नहीं होगा, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है शारीरिक शिक्षा में शारीरिक शब्द से अभिप्राय है। शारीरिक शब्द से क्या अभिप्राय, सिर्फ शरीर नहीं, व्यायाम और योग नहीं, प्रशिक्षण ये भी नहीं, एक चीज की बात कर रहा है, सिर्फ शरीर, व्यायाम और प्रशिक्षण, तो एक चीज नहीं आएगा, शरीर और इसमें समाहित मस्तिष्क, आत्मा, आर्गन इत्यादि, ये सभी क्या हो जाएंगे, करेक्ट ऑप्शन हमारा यही होगा। जितना बढ़ के बात करेगा उतना ही क्या हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि सभी चीज़ों का विकास होता है। शारीरिक शिक्षा में शारीरिक शब्द का अभिप्राय सभी चीज़ की बात करता है, जैसे मस्तिष्क की, आत्मा का, आर्गन का इत्यादि का, सबकी बात कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट, शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य सर्वांगीण विकास को प्राप्त करने में चरण कौन से हैं, कौन कौन से चरण हैं, शारीरिक विकास और मानसिक विकास, भावनात्मक विकास और सामाजिक विकास, आध्यात्मिक विकास, ठीक, सभी की बात कर रहा है। केवल नहीं लगा यहाँ पे, शारीरिक विकास, मानसिक विकास दोनों होता है, भावनात्मक विकास, सामाजिक विकास ये भी होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट है शारीरिक क्रियाओं पर केंद्रित अनुभवों द्वारा जो परिवर्तन मानव में आते हैं वे शरीर शिक्षा कहलाते हैं। यह कथन किसका है, यह कथन पूछ रहा है किसका है, तो यह कथन कैसिडी का है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, कैसिडी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है खेलो इंडिया। खेलो इंडिया प्रोग्राम किस स्तर की योजना है। खेलो इंडिया प्रोग्राम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है, सॉरी राष्ट्रीय स्तर की है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है, राज्य स्तर की है, इनमें से कोई नहीं, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, खेलो इंडिया प्रोग्राम जो है, खेलो इंडिया प्रोग्राम क्या है, राष्ट्रीय स्तर की योजना है। खेलो इंडिया प्रोग्राम राष्ट्रीय स्तर की योजना है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है खेलो इंडिया प्रोग्राम योजना कब शुरू हुई, तो कब शुरू हुई, 2012 में, 2016 में, 2018 में। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, 2018 में। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है खेलो इंडिया स्कूल गेम्स अब किस नाम से जाना जाता है, तो खेलो इंडिया विद्यालय गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया अंडर 19 गेम्स, इनमें से कोई नहीं, तो किस में जाना जाता है, अंडर यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो है 2020 में शुरू हुए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेलों में किस आयु के विद्यार्थी का भाग ले सकते हैं, किस आयु के, मतलब खेलो इंडिया में
यूनिवर्सिटी में किस आयु के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं, इसके बारे में कह रहा है। तो क्या हो जाएगा 17 से 21 वर्ष एज पूछ रहा है, 17 से 25, 18 से 21 और 18 से 25। तो क्या हो जाएगा 18 से 25 वर्ष के लोग भाग ले सकते हैं इसमें। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आइए, शारीरिक शिक्षा के मुख्य रूप से कितने उद्देश्य हैं, शारीरिक शिक्षा के मुख्य रूप से कितने उद्देश्य हैं, तो क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, 5 उद्देश्य हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है खेल प्रबंधन किस पर आधारित है। खेल प्रबंधन, जो खेल प्रबंधन है किस पर आधारित है, तो कुशल और प्रतिभाशाली अधिकारी पर, मतलब जो गेम करा रहे हैं उन पर किस तरह से वो काम करेंगे। जैसे खेल प्रबंधन किस पर आधारित है, तो जो लोग भी हमारे कोच रहेंगे या फिर बड़े उच्च लेवल अधिकारी रहेंगे उन पर, उनकी बात कर रहा है। तो कुशल और प्रतिभाशाली अधिकारी मतलब कोच भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। कमजोर और लालची अधिकारी, तो ये एकदम पूरी तरह से गलत हो जाएगा। चतुर और चालाक, ये भी गलत हो जाएगा। उपरोक्त सभी, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो सही आ रहा है, हमें कुशल और प्रतिभाशाली चाहिए, जो हमें बेहतर से बेहतर करा सके, जो बालकों को बेहतर से बेहतर करा सके, सुविधाएं प्रोवाइड कर सके, उनको उनकी जो भी आवश्यकता है वो चीज़ें दे सके, और जो भी गेम से रिलेटेड, जो भी खेल से रिलेटेड वो खेल का प्रबंधन है उसका अरेंजमेंट सही तरीके से कर सके, तो वो चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। 50 क्वेश्चन आपके हो गए। अभी और भी क्वेश्चंस हैं जिसपे हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ। आइए, निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता नहीं है, कौन सी इसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता नहीं है। ओलंपिक है, सब जानते हैं। एशियाई खेल है, विश्व कप ये भी है। विश्व कप की बात कर दिया वैसे ही हो जाएगा, एशियाई की बात कर दिया वैसे ही हो जाएगा, कंफर्म है, ठीक है। ओलंपिक आप लोग जानते ही हैं। तो खेलो इंडिया कार्यक्रम जो है ये क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। इसमें नहीं की बात किया है, क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता नहीं है, तो नहीं है कौन सी, खेलो इंडिया कार्यक्रम। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है अजलान शाह कप का संबंध किस खेल से है। बास्केटबॉल, टेनिस, क्रिकेट, हॉकी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अजलान शाह किससे संबंधित है, हॉकी से। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेविस कप का संबंध किस खेल से है। बैडमिंटन से है, टेनिस से है, बास्केटबॉल से है या फिर हॉकी से। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, टेनिस से है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, शारीरिक शिक्षा से संबंधित है कोच शारीरिक शिक्षा से संबंधित है, कोच जरूरी है, शारीरिक शिक्षा ये भी जरूरी है, रेफरी ये भी जरूरी है, या फिर उपरोक्त सभी, ये क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन डी ही हो जाएगा। अगर कोई खेल ही है, मान लीजिए खेल ही है, तो उसमें भी रेफरी चाहिए, कोच चाहिए सिखाने के लिए, शारीरिक शिक्षा चाहिए जानकारी के लिए, ठीक है, रेफरी चाहिए बताने के लिए कब क्या कैसे होगा गेम्स में। तो उपरोक्त क्या हो जाएंगे, सभी के सभी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है पहले खेलो इंडिया गेम्स कहाँ हुए थे, जो सबसे पहले हुए थे वो कहाँ हुए थे। मध्य प्रदेश में, गुजरात में, दिल्ली में, हरियाणा में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, दिल्ली में ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है खेलो इंडिया शीतकालीन खेल कहाँ आयोजित किए जाते हैं, कहाँ आयोजित किए जाते हैं। खेलो इंडिया की बात कर रहा है, शीतकालीन की बात कर रहा है, कहाँ आयोजित किए जाते हैं। दिल्ली और लखनऊ में, लेह और गुलमर्ग में, सिलीगुड़ी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, लेह और गुलमर्ग में किए जाते हैं। मांसपेशियों की आइसोमेट्रिक शक्ति को किस इकाई में मापते हैं, किलोग्राम में, जूल में, न्यूटन में। क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, जूल में। आइए, सहन शक्ति को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, गति, लचाव शक्ति या लचाव या आंतरिक बल। तो क्या कहा जाएगा, आंतरिक बल कहा जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस घटक का संबंध स्वास्थ्य संबंधी योग्यता से है। स्वास्थ्य संबंधी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, उपयुक्त सभी। हृदय श्वसन योग्यता, लचक या मांसपेशीय सहन क्षमता। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे सारे हो जाएंगे, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट पे, भारत में शारीरिक शिक्षा को किसने शुरू किया। भारत में शारीरिक शिक्षा को किसने शुरू किया, तो H.C. बक ने शुरू किया है। भारत में जो शिक्षा है H.C. बक ने शुरू किया। करेक्ट ऑप्शन हमारा पहला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्या है, अर्जुन अवार्ड किसको दिया जाता है? अर्जुन अवार्ड की बात कर रहा है तो अर्जुन अवार्ड किसको दिया जाता है? तो यहाँ पे देखिए, राष्ट्रीय स्तर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड दिया जाता है, जिला स्तर पर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है, एक व दोनों को, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अर्जुन अवार्ड जो है राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को, जिला स्तर पर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को, तो एक व दोनों को। पहला हो जाएगा हमारा राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को, ठीक है, एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है भारत में महिला हॉकी क्लब की स्थापना कब हुई? तो 1975 में हुई। यही क्या हो जाएगा, पहला ही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक ध्वज में गोलों की संख्या कितनी होती है? ओलंपिक ध्वज में गोलों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 5 होती है। कितनी होती है? 5 होती है। चलिए करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है? द्रोणाचार्य अवार्ड की बात कर रहा है। द्रोणाचार्य तो किसको दिया जाता है? सर्वश्रेष्ठ गुरु को, सर्वश्रेष्ठ शिक्षक को। शिक्षक और गुरु दोनों एक ही होते हैं, तो ऑप्शन हमारा 1 व 2 दोनों करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट है बास्केटबॉल में कैच की शुरुआत कैसे होती है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है हमारा थ्रो बॉल। कैच की शुरुआत कैसे होती है? कैच कैसे होती है? तो हमारा क्या हो जाएगा? थ्रो बॉल। यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बास्केटबॉल के लिए। चलिए नेक्स्ट करते हैं। बास्केटबॉल के जन्मदाता कौन है? जन्मदाता की बात कर रहा है तो जेम्स स्मिथ है। जेम्स स्मिथ है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा तीसरा ऑप्शन होगा जेम्स स्मिथ। नेक्स्ट है बास्केटबॉल कोर्ट की माप कितनी होती है? बास्केटबॉल कोर्ट की माप कितनी होती है? तो क्या होती है? 28 से 15 मीटर होती है। 28 से 15 मीटर, या हाँ करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा 28 से 15 मीटर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है खो खो मैदान की माप। खो खो मैदान की माप कितनी होती है? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 29 गुणे 16 मीटर। यही हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब बाकी कुछ ही क्वेश्चन रह गए हैं, 2-4 क्वेश्चन। अगला है वॉलीबॉल कोर्ट की माप कितनी होती है? वॉलीबॉल कोर्ट की माप कितनी होती है? तो 18 गुणे 9 मीटर होती है। कितनी होती है? 18 गुणे 9 मीटर होती है। जो कोर्ट की माप होती है वो कितनी होनी चाहिए? 18 गुणे 9 मीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट है बास्केटबॉल की भार कितनी होती है? बास्केटबॉल की भार कितनी होती है? यह क्या होता है? 625 ग्राम। 625 ग्राम आपको भी मिल जाएगा। कि जितने ऑप्शन दिए हैं सब भी दे सकते हैं करेक्ट में, लेकिन हमको जो लगा है करेक्ट ऑप्शन यही जो है लगा है। 650 भी मिलेगा आपको, और जो स्टैंडर्ड माप होता है वो यही होता है। ठीक, तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्रिकेट खेल में कितने अंपायर होते हैं? तो ये सभी जानते हैं क्रिकेट खेल में कितने अंपायर होते हैं। अंपायर कितने होते हैं? 3 होते हैं, क्योंकि 2 ग्राउंड पे होते हैं। एक जो बोलते हैं थर्ड अंपायर, तीसरा जो होता है उसको हम थर्ड अंपायर बोलते हैं, वो भी होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। दौड़ने के लिए बनाए गए पथ की स्टैंडर्ड माप क्या होती है? दौड़ने के लिए जो बनाया गया माप है, जो दौड़ने के लिए ट्रैक बनाया गया, उसकी स्टैंडर्ड माप कितनी होनी चाहिए? तो 400 मीटर होनी चाहिए। करेक्ट ऑप्शन हमारा यही हो जाएगा कि 400 मीटर होनी चाहिए। इतना ही था, 72 क्वेश्चन आज थे। आज इसको आप लोग पूरा देखिएगा। बाकी अगले पार्ट में हम 2 पार्टों में इंक्लूड कर देंगे पूरा का पूरा। शारीरिक शिक्षा एवं योग से जितने संबंधित और खेल से संबंधित जितने भी चीज़ें आती हैं वो अगले 2 पार्टों में ऐड हो जाएंगे। उसको आप लोग पूरा जरूर देखिएगा, बहुत हेल्प करेगा। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।